प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। हृदय विदारक घटना दिखती है। हमारा एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट की ओर जा रहा था और थोड़ी ही हाइट लेने पे क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, किंतु जहाज गिरा है और उसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं। संभवतः कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी, अभी हमारे पास में ये सूचना नहीं है। ये गंभीर बात भी है, शोक का विषय भी है। मुझे विश्वास है कि इसमें एयरलाइंस भी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी और हमारी अन्य संस्थाएं भी जल्द से जल्द जांच अपनी शुरू कर देंगी। घटना क्यों हुई इसकी जानकारी भी होगी, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हमें रोकथाम के उपाय करने होंगे। फिलहाल चंद घंटे जो है ये बचाव के रोकथाम के हैं और उसके बाद में गहन जांच का समय आएगा। के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। दुखद घटना तमाम दिग्गजों की और तमाम बड़े नेताओं की, लीडर्स की प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। हालांकि हर कोई दुख जता रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको आपने सुना, डिप्टी सीएम को आपने सुना और इससे पहले पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री की ओर से, गृह मंत्री की ओर से और उसी के साथ रक्षा मंत्री की ओर से भी एक के बाद एक कई जो पोस्ट हैं वो लगातार सामने आए हैं। हालांकि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक करके तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले जो ये आपके टीवी स्क्रीन पर लिस्ट है, ये लिस्ट है उन तमाम यात्रियों की जो इस विमान में सवार थे। 242 लोगों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रखे हैं। लेकिन इस लिस्ट में जितने नाम शुमार हैं, अब कम से कम इन नामों में सिर्फ 2 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो सुरक्षित बच गए, यानी कि जिस पर भगवान की मेहरबानी रही और उनकी जान बच गई। लेकिन इसके अलावा बड़े दुख के साथ ये कहना होगा कि 240 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। 240 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके अलावा ये एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जो सबसे पहले सामने आई और इस तस्वीर ने सब कुछ दहला कर रख दिया और सबके दिल इस तस्वीर को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि सबका दिल झकझोर देने वाली ये तस्वीर थी। और ये कहना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि शायद ही जब किसी ने खबर पढ़ी या किसी ने अपना मोबाइल फोन ओपन किया, किसी ने टीवी स्क्रीन पे इस तस्वीर को देखा तो वो हैरान रह गए। और शायद इस तरह का इसका परिणाम होगा कि लगभग जितने यात्री इसमें सवार थे सबकी जान चली जाएगी। ये आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। तो देखिए ये तस्वीर है जब सीधा विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के अंदर धीरे धीरे विमान नीचे की तरफ आता है। विमान का पिछला सिरा पेड़ से टकराता है और उसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो धुएं का गुब्बार है वो हवा में उड़ता नजर आया और वो ये बताने के लिए काफी था कि कुछ अनहोनी हुई है, बड़ी घटना घटी है। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि तस्वीरें वो भी जब प्लेन क्रैश हुआ
उसके बाद जहां गिरा वहां पर कितना नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा दें, और इसमें भारत के 169 नागरिक थे, यानी कि भारतीय यात्री 169। उसके अलावा ब्रिटेन के इसमें बताया जा रहा है 53 जो लोग इसमें शामिल थे। पुर्तगाल की बात करें 7 लोग और एक अन्य। तो साफ तौर पर ये अलग अलग जगहों से लोग इसमें बैठे अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि ये इस एयर इंडिया विमान में बैठे हुए तमाम लोगों का आखिरी सफर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं, और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है। अब देखिए, ये लोकेशन है, और ये वो लोकेशन जब किस तरह से विमान ने उड़ान भरी, क्योंकि अहमदाबाद से लंदन के लिए इस विमान को उड़ान भरनी थी, और यही उड़ान कैसे शमशान बन गई वो भी आपको बता रहे हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आखिर अब जो चश्मदीद सामने आए उन्होंने भी इस पर कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने कहा एसी काम नहीं कर रहा था, किसी ने कहा कुछ असामान्य नजर आया। तो निश्चित तौर पर उन तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उन्हें भी इस हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब हर कोई ये भी टटोलने में जुटा हुआ है कि आखिर हुआ क्या, क्या कोई चूक हुई है, क्या कोई लापरवाही हुई, या फिर ये भी कह दें कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल जरूर जहन में लेकर बैठे हैं कि क्या ये कोई साजिश थी। बड़े विमान हादसों में माननीयों की मौत हुई, वो भी आपको एक बार तमाम जानकारी दे देते हैं, जिसमें ये तमाम नाम शामिल है। फ्लाइट में जब हादसा हुआ तो उसके बाद ये तमाम नाम सामने आए हैं। और एयर वाइस मार्शल एरिक पिंटो, सबसे खास बात ये कि तमाम नाम इसीलिए खास हो जाते, एक खास एक्सपीरियंस सबके पास रहा, बावजूद उसके कहते हैं ना कि तजुर्बा भी काम नहीं आता जब इस तरह की घटनाएं घटनी हो, या फिर यूं कहे कि अब क्या ये किस्मत में लिखा था जिस तरह के हादसे हुए। तो बड़े विमान हादसों में जिनकी जान गई वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नाम भी बता रखे हैं, और उसके अलावा और भी कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे कि आखिर इस हादसे में कैसे एक के बाद एक किस्सा जुड़ता चला गया। और आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों के फिलहाल अभी जान बचने की जानकारी सामने आई है, जिसमें तस्वीरें भी सामने आई हैं। और उसके अलावा एक शख्स वो जो बचा, लेकिन वो पूरी आप बीती बता रहे हैं कि आखिर जब प्लेन क्रैश हुआ तो कैसे कुछ ही मिनटों में खेल खत्म हो गया। और निश्चित तौर पर उस हादसे को भुला पाना शायद ही उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि खुद वो उस हादसे में उस विमान में मौजूद थे, और उसको लेकर भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए, एक और बड़ी बात ये कि जो तस्वीरें सामने आई उसके अलावा आज तक का जो सुबह से सिलसिला जारी रहा तस्वीरें सामने आने का, वो भी आपको हम जानकारी साझा करेंगे। हालांकि एक पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई, और उसके बाद भारत के अब तक के बड़े विमान हादसे जो हुए हैं, ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे होते रहे, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रखे हैं। और देखिए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, ये जितने भी हादसे हुए अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा हादसा जो हुआ, जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भरी गई, जिसे हमने ये भी कहा कि क्या ये इसको मौत की उड़ान कहना गलत होगा, क्योंकि आप समझिए 242 यात्री और 240 यात्रियों की जान चली गई। जैसे जैसे जानकारी मिली 30 शव बरामद हुए, 40 शव बरामद हुए, तो हर कोई ये दुआ कर रहा था कि बाकी लोग सुरक्षित हों, क्योंकि राहत बचाव का कार्य तब तक शुरू हो चुका था, 6 टीमें उसमें लगा दी गई थी। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी कि लोग अस्पताल पहुंचेंगे, तुरंत उन्हें इलाज मिलेगा और वे सुरक्षित वापस लौटेंगे। लेकिन अब सुबह से जैसे जैसे शाम होती चली गई, वैसे वैसे ये आंकड़ा भी बढ़ता चलता गया, और इस सिलसिले में ये अंतिम जो अपडेट आया वो ये कि 242 में 240 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो आज ये हर देशवासी के लिए बेहद दुखद खबर है।
और चलिए अब इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि जरूरी है उन तमाम महत्वपूर्ण चीजों पर बात करना कि आखिर क्या पहलू रखे हैं जो इस हादसे से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि आज हमारे दर्शक ये जरूर टटोलना चाहते हैं कि पहले भी ऐसे हादसे होते रहे, आज एक बार फिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या इसके पीछे के कारण रहे हैं, क्यों बार बार ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं हमारे देश के नागरिक। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, परिचय आपसे करवा दें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा जुड़े हुए हैं। इकबाल ममदानी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं अहमदाबाद से। तो सबसे पहले शुरुआत मैं उन्हीं से करूंगी क्योंकि अहमदाबाद का ही बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, वहीं से ही उड़ान भरी गई जो कि लंदन के लिए पहुंचनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। तो सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगी इकबाल जी, पूरे हादसे को जिस तरह से देखा जाए, तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ जुड़ते हुए कुछ सवाल भी हैं जो सबके जहन में हैं। तो पहला सवाल ये कि जो हादसा हुआ सबसे बड़ा कारण क्या इसका समझ में आता है, कैसे देखते हैं आप इस हादसे को? जिस तरीके से ये टेक ऑफ तकरीबन 1:38 की जब घटना है, तब कॉकपिट के अंदर एटीसी से जो बात हुई थी, पायलट की कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो आखिरी बात पे अचानक संपर्क टूट गया जी। और कुछ ही मिनटों के अंदर ये खबर आई और एक धमाके की आवाज सुनाई दी गई। और इन सारी ही चीजों को लेकर के लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर मामला हुआ क्या है, लेकिन ये बात समझ में आ चुकी थी कुछ बड़ा हादसा हुआ है जिसको लेकर के लगातार ये चीजें सामने। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले तो क्या है कि सरकार हो या वहाँ जो लोग थे उनकी ये थी कि लोगों को बचाया जाए। अब तक ये माना जा रहा है कि तकरीबन 240 यात्रियों की मौत जो है वो हो चुकी है और 2 लोगों की, यानी कि अंदर एक उसके अंदर जो व्यक्ति थे जो सीट नंबर 11A पे बैठे थे, उनको चल करके बाहर खुद एम्बुलेंस में जाते हुए देखा गया। आप जिस फोटो को देखोगे तो जो उड़ान भरने के बाद में जाकर के जिस इमारत से टकराई है तो पीछे के टेल जो है वो नजर आ रहा है, यानी कि हादसा बहुत ही खतरनाक था और बचने की उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। हालांकि इस मामले में एनडीआरएफ की जो तकरीबन 6 टीमें लगाई गई थी और आर्मी के जो डिफेंस के जो पीआरओ है उन्होंने कहा कि आर्मी, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्टल गार्ड के भी तकरीबन 500 जवान वहां तुरंत भेज दिए गए थे इन सारी चीजों को लेकर। सीआईएसएफ की जो टीम है वो सुरक्षा को लेकर के इंतजाम के लिए कड़ी तौर पर खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि बोइंग 787 इसकी अगर हम बात करें तो इस पर कई बार सवाल पूरी दुनिया के अंदर उठते रहे हैं। अगर हम पिछले 7 साल का अगर डेटा देखें तो तकरीबन 7 साल के अंदर 800 ऐसे एक्सीडेंट जो है बोइंग 787 के दुनिया भर के अंदर हुए हैं, जिसके अंदर कई हजार लोगों की मौत। और इन सभी चीजों को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते हैं। बोइंग 787 जो अमेरिकन कंपनी है, उसी के एक इंजीनियर ने कुछ साल पहले विसल ब्लोअर की तरह आवाज उठाई थी और उसने साफ तौर पर यह कहा था कि बोइंग 787 उम्र के साथ में धीरे धीरे जो है वो यात्रियों के लिए खतरा बनता जाएगा, जिसको लेकर के बाद में काफी सवाल भी खड़े हुए थे। उसके बाद जब मामला ये लाइमलाइट में तब आया जब एक फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही थी और तकरीबन 120 मीटर अचानक जो है वो नीचे हवा से लुढ़कते हुए आ गई। तब ये चर्चा हो गई थी और उसके अंदर अमेरिका के अंदर इसके अंदर जांच के आदेश दिए गए थे। आखिर क्या मामला था कि ऑटो पायलट से अचानक वो पायलट कंडीशन में आ गया था और वो सीधे नीचे हवा में आ चुका था। इन सभी चीजों को लेकर के सवाल खड़े हुए आ रहा। आज जब ये हादसा हुआ है उसको लेकर देश के अंदर फिर एक बार चर्चा इसलिए शुरू हो गई है। देखिए, इसके अंदर सबसे अहम जो चर्चा आज सोशल साइट पे आप देख रहे हो प्रफुल्ल पटेल के नाम की आ रही है। उसकी वजह यह है कि 2012 के अंदर ये बोइंग खरीदे गए थे और इसकी उम्र जो है कंपनी के हिसाब से 50 साल है। लेकिन हम इनकी बात करें तो तकरीबन 2012 से भी 13 साल जो है इस बोइंग को खरीद के हुए हैं। उस वक्त ये कहा जा रहा है कि एयर इंडिया को 28 फ्लाइट की जरूरत थी और 28 के बाद जो प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर बने उन्होंने 28 की जगह 68 फ्लाइट का ऑर्डर दिया था। उस वक्त से काफी हंगामा हुआ था। इस हंगामे के बाद में ये मामला पूर्ण पकड़ा था और मुझे याद है 2017 के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई के आदेश के बाद में लगातार जांच की जा रही थी और प्रफुल्ल पटेल पर काफी सवाल खड़े हुए थे उनके करप्शन को लेकर के। उसके बाद में आपने देखा कि उनकी काफी प्रॉपर्टी सीज भी हुई थी और उस सीज के बाद में जो उनका जो घर है जहां वो रहते थे उसको लेकर के भी सीज किया गया था, जिसको लेकर के वो अदालत के समक्ष गए थे और उन्होंने कहा था कि जहां वो रहते हैं उन्हें स्पेशल एक परमिशन दी जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया था।
लेकिन कुछ सालों के बाद जब अचानक महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी का स्प्लिट हुआ, अजीत दादा पवार और शरद पवार जब अलग अलग हो गए, तब प्रफुल्ल पटेल जो है वो अजीत दादा पवार के साथ आ गए और हमने देखा कि वो एक बीजेपी की कोalition सरकार के अंदर चले गए थे। उसके अंदर पिछले साल एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का आदेश भी दिया गया था, जिसके बाद जो करप्शन और सारी बातें थी वो खत्म हो चुकी। लेकिन इस हादसे के बाद एक बार सवाल फिर खड़ा हो गया कि जिस चीज को करप्शन को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अजीत दादा अपना माफ कीजिएगा प्रफुल्ल पटेल ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है इस पूरे बोइंग को खरीदने के अंदर, क्योंकि उसको 28 की जरूरत थी, 68 क्यों खरीदे गए थे। ये फिर एक बार मामला जो है सुर्खियों में आ चुका है। इसके अंदर देखना यह है कि किस तरह के जांच के आदेश दिए जाते हैं, क्या इसके अंदर कहा जाता है, सरकार क्या चीजें करती है। लेकिन एक बात जो अभी तक है वो ये है कि जो लोग अंदर थे या जिस बिल्डिंग से वो टकराए, वहां भी जो डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, उसमें भी काफी लोग घायल हुए हैं, जिसके अंदर सरकार ने एक बहुत लिस्ट जारी की है। तकरीबन 25 नाम जारी कर दिए हैं। कहा जाता है 50 से ज्यादा लड़के वहां घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है सिविल अस्पताल अहमदाबाद के अंदर। उसके अंदर भी कुछ लोगों की मौत की खबरें आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है इस पूरे मामले के अंदर कि अगर हमको ये पता था कि 787 दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खतरा है इन सारी चीजों को लेकर के, तो आखिरकार ये क्यों खरीदे गए थे, उसकी देखरेख को लेकर के क्या सवाल थे। बिल्कुल जब फ्लाइट अचानक जब फ्लाइट लैंड होती है कहीं भी, तो जो टेक्निकल टीम होती है वो टेक्निकल टीम का काम ये होता है कि उस फ्लाइट को पूरी तरीके से जांचने के बाद वो पता करते हैं कि आखिरकार कोई खामी तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्लीन शीट देने के बाद में जब वो टेक ऑफ लेता है और टेक ऑफ के अचानक कुछ ही 2 मिनट के बाद इस तरह का हादसा होता है। और अगर हम दुनिया भर के अंदर देखें तो ज्यादातर जो हादसे हुए हैं वो टेक ऑफ के टाइम ही हुए हैं। खास करके जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या हमारे यहाँ के जितने एयरपोर्ट है, वहां जब एयरपोर्ट बना दिया जाता है उसके बाद के अंदर जो आबादी होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। रफ्तार के अंदर कुछ मंजिला ऊपर होती जाती है। जो रिहायशी होते हैं वो कभी खाना छोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जो पक्षी होते हैं वो खाने की चीज से आते हैं। हमारी नजर के अंदर ये होता है कि पक्षी क्या करेगा, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ लेता है उसकी स्पीड काफी बड़ी होती है, या जब लैंड करता है उसकी स्पीड काफी होती है, तो उसके अंदर एक पक्षी का टकराना भी जो है वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है इन सारी चीजों को लेकर के। तो आज जो हादसा हुआ है उसको अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्या वजह रही कि अचानक टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद इस तरह की गंभीर। ममदानी साहब, 2 पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताए हैं और इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। अगर ऐसी चीजों को इग्नोर किया जाता है या ऐसी चीजों को नहीं प्रमुखता दी जाती है तो वही एक छोटी छोटी चीजें बड़ा कारण बन सकती है, जिसमें आपने सबसे पहले 787 का जिक्र कर लिया। उसके साथ ही आपने वो टेक्निकल एरर जिन पर फोकस सबसे पहले होना चाहिए आपका टेक ओवर करने से पहले, वो भी आपने कहा कि क्लीन चिट आप तब दें जब सब आपको सॉर्टेड लगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये कह देते हैं तो उसके कुछ ही सेकंड और मिनट के अंदर हादसे हो जाते हैं। ठीक है, मैं विपिन जी के पास जाऊंगी और उनसे भी इस पर उनकी प्रतिक्रिया लूंगी। विपिन जी, आज का हादसा बेहद दुखद है और देश के एक एक नागरिक के लिए ये बहुत दुख की खबर है, लेकिन इससे पहले भी कई हादसे हुए, ये हादसा भी हुआ। आगे हम ऐसे हादसे का शिकार ना हो तो प्रश्न सबके जहन में है कि कहाँ चूक हो गई। निश्चित बात है, बहुत बड़ी ये त्रासदी हुई है और यहाँ पर भले ही जो भी कॉम्पनसेशन की घोषणा हो रही है, देखिए वो जो जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया है वो वापसी नहीं हो पाएगी, वो जख्म कभी बड़ा वक्त लगेगा उनको भरने में। तो निश्चित बात है कि ये सवाल इस समय उठेंगे कि यहाँ पर एक तरफ जब जो अभी मेरे से पहले जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय बात कर रहे थे, निश्चित बात है कि यहाँ पर जांच पड़ताल भी होनी चाहिए और क्या कारण है कि यहाँ पर 3 बातें हैं कि देखिए 787 की एक बात है, 777 की एक बात है, 737 की एक बात है, और यहाँ पर जब ट्विन इंजन है, सबसे जरूरी बात है, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे कि जब ट्विन इंजन है यहाँ पर, उसके बावजूद ये अगर हादसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जांच का विषय बन जाता है। और भले ही हम लोग उसको तकनीकी भाषा में बोले कि प्रोपल्शन सिस्टम फेलियर हुआ है, तो जो भी बात है यहाँ पर कि टेक ऑफ के समय और कुछ मिनटों में अगर ये हादसा हो रहा है और इसमें लोग मारे जाते हैं जितने यात्री हैं, और पहले भी देखिए बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा कि पहले 60% जो ये हादसे हुए, विमान हादसे हुए, तो वो लैंडिंग के समय या
टेक ऑफ के समय हुए हैं। तो इसका मतलब है कि सोच उस दिशा में क्यों नहीं गई। और कुछ वर्ष पीछे जाए, जब 1973 में यहां पर जब मिग 21 लेके आए थे, उनका एक पूरा फ्लीट था, तो कुछ कितने हादसे हुए, उसके बाद कितने पायलट्स विमान हादसों में उनकी मौत हुई। तो वहां पर उसको बोला गया कि यहाँ पर ये जो मिग 21 है, ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं। और मुझे दुख होता है बोलते हुए उस शब्द का, फ्रेज का, विडो मेकर। तो अपने आप में इसका मतलब है कि फिर वो अलग बात है कि उसको फेस्ड मैनर में उसको बोल दिया बिल्कुल फेस्ड आउट कर देंगे 2025। तो यहां पर ये सोच क्यों नहीं जाती कि एक तरफ जब दावा करते हैं कि अगर हम बोइंग ड्रीमलाइनर की बात करें खास तौर पे कि तकनीकी इसमें इनोवेशन थी और ये बिल्कुल फ्यूल एफिशिएंसी था, तो उसके बावजूद अगर ये हादसा हो रहा है और यहाँ पर किसी को पता था नहीं कि ये आखिरी इनकी उड़ान होगी, जितने यात्री इसमें थे, बैठे हुए थे, और लंदन की तरफ ये विमान रुक कर रही थी, तो यहाँ पर निश्चित बात है सवाल उठेंगे। इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी जो विमान हादसे हुए हैं तो वो एक कॉस्मेटिक बिल्कुल उसमें टचअप हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि वो उससे किसी को कोई आश्वस्त नहीं होगा। इस समय जवाबदेही का भी वक्त है कि यहाँ पर जवाबदेही सबकी बनती है, टाटा सन्स की बनती है, एयर इंडिया की बनती है कि आप बिल्कुल रुख साफ करें। और जरूरी बात कि जब टेक्निकल स्नैक्स की बात चल रही थी कुछ कई समय से, कि अगर आप बोल रहे थे और कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस पे उठा के सवाल उठाए थे और आशंकाएं जताई थी, तो उसके बाद क्या एक्शन क्या हुआ है, उस पे अमल कितना हुआ है। और क्योंकि आप उससे किसी की जान के साथ आप कोई यू कांट टेक इट टू रिस्क कि भाई आप उसमें देख लेंगे कि यहाँ पर कोई संभावना हुई तो होगा, देखा जाएगा, तो वहां पर किसी तरह की गुंजाइश बचती नहीं। तो ये मुझे लगता है वक्त आ गया है कि कोई ऐसी नजीर पेश करने की। और निश्चित बात है कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ है उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक संदेश जाएगा कि यहाँ पर हम लोग जो जितने कोलैबोरेशंस करते हैं और जित बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ पर कि जी एरोस्पेस इसका मैन्युफैक्चरर है इस इंजन का, तो सवाल जवाब सबसे पूछे जाएंगे। पहले यूनियन कार्बाइड वाली जो घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद कितने सवाल उठे थे कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये मुझे लगता है कि वक्त है इस समय की जवाबदेही का, पारदर्शिता का, ताकि एक आम आदमी को संदेश मिले कि सही मायने में ये नया हिंदुस्तान है। बिल्कुल, देखिए विपिन जी, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हैं ब्रजेश श्रीवास्तव जी, उनके भी कुछ सवाल आपकी तरफ मुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा भी। ब्रजेश जी, जैसे विपिन जी इस बात का जिक्र करें कि ऐसे मामलों पर हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। बार बार हादसे होते हैं, बार बार इन हादसों का शिकार होते हैं हमारे देश के बेकसूर नागरिक, और इस बार जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। तो ऐसी चीजों पर हमें लगता है कि याददाश्त कमजोर नहीं, तेज होनी चाहिए कि जो पहले गलती हुई वो ना हो। जैसे उन्होंने जिक्र किया टेक ऑफ की बात हो या लैंडिंग की, आमूमन ज्यादा हादसे उस वक्त देखे जाते हैं, और ये तो और भी विचित्र है कि कुछ ही सेकंड और मिनटों के अंदर हादसा हो गया टेक ऑफ करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन शर्मा जी और ममदानी साहब, मैं दोनों को क्लब करके इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि वाकई में जो ममदानी साहब ने जिक्र किया कि बोइंग 787, दरअसल बोइंग 787 सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे बदनाम एविएशन में सबसे बदनाम विमान है 787। 2013 में, ममदानी साहब आपको याद भी होगा, 2013 में इसको ऑलरेडी 3 महीने के लिए बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि जापान में जो है 2 यही 787 बोइंग विमान थे जिन पर आग लग गई थी। एक की तो हैंगर में खड़े खड़े ही आग लग गई थी, और एक ने जैसे टेक ऑफ किया था वैसे आग लग गई थी, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। वो गनीमत थी कि दोनों में पैसेंजर्स एक में थे लेकिन समय रहते लैंड हो गया था, और दूसरे में जो है आपका पैसेंजर ही नहीं थे। उसी वक्त 3 महीने अमेरिका ने ही जो है फेडरल जो एविएशन वहां का मिनिस्ट्री है उसने बैन कर दिया था। 3 महीने बाद फिर मिलीभगत हुई, और मिलीभगत होने के बाद जो है उसने अपनी जो बैटरी वगैरह पे जो प्रॉब्लम थी उसको उसने कहा हमने दुरुस्त कर दिया, और दोबारा फिर उसको परमिशन दे दी गई। अब सवाल यह है कि दुनिया में अगुवा कौन है? अमेरिकी एविएशन इंडस्ट्री पूरे दुनिया में अगर ओवरऑल देखिए तो 60% जो आपके प्लेन हैं वो सप्लाई करने का काम अकेले अमेरिका की अलग अलग एजेंसियां करती हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि और पूरी दुनिया में अगर एविएशन कॉरिडोर को ऑपरेट करता है तो वो कौन करता है? वो अमेरिका करता है। अब सबसे बड़ी बात यह, अमेरिका की कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, अमेरिका की कंपनियां ही, अमेरिका की एजेंसी ही ऑपरेट करती है इंटरनेशनल एयर रूट को जो है।
अब इस तरीके से देखा जाए तो भैया अदालत भी आपकी है और आपके जो है पुलिस भी आपकी है और गुनहगार भी आप ही हैं, तो अब भला सजा किसको मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी। लेकिन इसमें हमारी अपनी सुरक्षा, हमारी अपनी चुनौतियां, हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं भी होनी चाहिए। 3 साल पहले टाटा सन्स को यह सोचकर एयर इंडिया सौंपी गई थी, क्योंकि एयर इंडिया के अगर आप बैक पर जाएंगे तो एयर इंडिया दरअसल टाटा की ही देन है। 1932 में सबसे पहले टाटा ने एयरलाइंस की शुरुआत हिंदुस्तान में की थी, जो कराची से मुंबई तक पहली फ्लाइट गई थी और उसी को एयर इंडिया नाम दिया गया था। बाद में उसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और टाटा सन्स, जो जमशेदजी टाटा थे, उनको 25 सालों तक एयर इंडिया का चेयरमैन बनाए रखा गया। तो टाटा पहचान है एयर इंडिया की और वापस वो पहचान टाटा के पास आई। उम्मीद की जा रही थी कि जो एयर इंडिया जब से आई है तब से अप्स एंड डाउन लगातार लगे रहे, तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब हालात बदलेंगे, लेकिन हालात नहीं बदले। एक इतना बड़ा हादसा इस सदी का अगर देखा जाए तो सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा था ये। तो अब सवाल ये कि सबक क्या, कार्रवाई किस पर, टाटा सन्स पर, एयर इंडिया पर, मतलब इंडिया के एविएशन पर, एविएशन मिनिस्ट्री पर कार्रवाई किसकी, जिम्मेदारी किसकी है ये? अब ये तय होना चाहिए कि चाहे वो बोइंग 787 हो या दूसरे विमान, वहां पर सिक्योरिटी फीचर्स कितने स्ट्रांग हैं। क्यों आम आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है? 1 करोड़ रुपए का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन क्या 1 करोड़ से उन लोगों की जान वापस आ जाएगी? यह बड़ा सवाल है। ब्रिजेश जी, क्योंकि सवाल जहन में बहुत सारे हैं अब, लेकिन इसके अगर हम टेक्निकल चीजों को देखें और दूसरा ये भी कि जिन कमियों को नजरअंदाज किया गया, जिसका ममदानी साहब ने भी जिक्र किया, जरा एक सवाल आपका ममदानी जी की तरफ, इस पूरी घटना को देखते हुए जो कहीं ना कहीं काफी मायने रखता है आज के इस हादसे को लेकर। ममदानी साहब, मेरा सबसे बड़ी जो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि देखिए 240 पैसेंजर्स की डेथ लिस्ट लगभग फाइनल हो गई है और ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई, 240 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप खुद अहमदाबाद से हैं, आपको वहां की यथास्थिति बेहतर तरीके से मालूम है, आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं। दरअसल जो हॉस्टल जहां पर ये पूरा विमान क्रैश हुआ, वो हॉस्टल चूंकि इंटर्न डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसके बगल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उसके बगल में पार्किंग थी। ये वो ऐसी जगह थी, पब्लिक प्लेस था और उस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स उस वक्त लंच में मौजूद थे। क्या कोई ऑफिशियल आंकड़ा उसका आ पाया है कि आखिर वहां पर कितनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है? और आप चूंकि खुद अहमदाबाद से हैं, तो आपको क्या फीडबैक है और आपने क्या हालात देखे वहां पर? देखिए ब्रिजेश जी, मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि जो नया वीडियो एयरपोर्ट अथॉरिटी का सीसीटीवी के जरिए सामने आ रहा है कि प्लेन जो है वो टेक ऑफ लेता है और कुछ ही सेकंड के अंदर वो सीधे नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आता है और ये सीधे जाकर के उस बिल्डिंग से टकराता है। इस नए वीडियो से एक चीज समझ में आ रही है कि पायलट ने जिस तरीके से टेक ऑफ लिया है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हुई है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में मामला हुआ था और फ्लाइट जो है वो अचानक 120 मीटर जो है ऑटो पायलट से गिर करके नीचे हुई। तो इसी तरीके की कुछ चीजें मुझे लगता है कि सामने आ सकती है। दूसरी चीजें जो बड़ी है वो ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एयरपोर्ट के करीब जितने अभी रेसिडेंशियल एरिया है वहां किसी बर्ड के टकराने की भी उम्मीद होती है, लेकिन बर्ड के टकराने से इतना बड़ा हादसा होने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि बोइंग 787 की जहां तक बात की जाए, जैसे आपने भी की कि उसके अंदर लगातार जांच का मामला था, 3 महीने तक बैंड किया गया था। ये तो पहला मामला नहीं था 787 के अंदर। मैंने बताया जिस तरीके से कि उसके ही इंजीनियर ने एज ए विजल ब्लोअर साफ किया था कि इस तरह के हादसे 787 के अंदर लगातार बढ़ते जाएंगे और दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम में, जैसे बिपिन जी ने भी कहा कि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जाते हैं और हमने पिछले एक लंबे समय से देखा कि इस तरह के जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और खास करके जब अगर ये किसी रिहायशी इलाके में गिरते हैं तो वो हादसा और बहुत बड़ा हो जाता है कि जो पैसेंजर्स अंदर होते हैं उनके साथ में रिहायशी इलाके में जहां ये चीजें जो हादसा होता है वहां भी चपेट में लोग आ जाते हैं। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 50 लोग जो है वो चपेट में आए हैं और हॉस्टल के तकरीबन ऐसे 5 लोगों की मौत की खबरें सुनने में आ रही है। हालांकि ऑफिशियली इस वक्त अभी तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है। सरकार मुझे लगता है कुछ ही देर के अंदर साफ कर पाएगी। हालांकि इस मामले के अंदर अब तक प्रधानमंत्री ने सारी चीजों को लेकर के दुख व्यक्त किया है। गुजरात से लगातार अलग अलग टीम्स जो है और मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ पहुंच चुके हैं। इसकी इंक्वायरी जो है
AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को करने के लिए कहा गया है। अब ये जांच जो है वो एक अलग मामला है, जांच को आप छोड़ दीजिए, जांच से पहला मैं जांच तो होती रहेगी। देखिए ममदानी साहब, जांच होती है और जांच होती रहेगी, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जब 2017 के अंदर हमने ये साफ किया था कि इस बोइंग खरीदी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, तो क्या कारण रहा कि उसके बाद फाइल क्लोजर रिपोर्ट की तरफ चली गई? क्या वो मामला फिर से एक बार निकल करके बाहर आएगा? क्या इंसाफ मिलेगा लोगों को? मरने वाले जो थे वो तो 1-1 करोड़ जो परिवार को मिला वो छोड़ दीजिए, वो घोषणा हुई है, लेकिन जिसके परिवार का एक सदस्य जाता है और उसका पूरा परिवार जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, तो क्या इस तरह की चीजें हमेशा हमारे पास आती रही है? सिर्फ जांच के नाम पर मामला जो है वो दबाया जाता है? ऐसी कई जांचें हैं। देखिए पिछले कई दिनों के अंदर हम बात करें रेल हादसों की बात करें, कुंभ हादसों की बात करें, सबकी जांच है, लेकिन जांच के अंदर आज तक खुल करके ना कोई चीजें सामने आई है, ना ही उनके दोषियों को सजा। चलिए ममदानी साहब, जरा विपिन जी को भी इसमें जोड़ते हैं। विपिन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ताबूत घोटाला होता है उसमें सरकार चली जाती है, बोफोर्स घोटाला होता है उसमें सरकार चली जाती है, और सेना में अगर घटिया आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाती है उसमें सेनाध्यक्ष के ऊपर पूरा आरोप लगता है। उस पर जो है कई, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार, वो मतलब सेनाध्यक्ष तक जो है चले गए थे। ओवरऑल मेरा सवाल यह है कि चूंकि ये भी 240 लोगों की मौत कोई कम नहीं होती, और ये केवल 240 लोगों की मौत नहीं है, आप ओवरऑल उठा करके देखिए तो 787, जैसा कि ममदानी साहब ने भी जिक्र किया कि अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। जब इतना बड़ा आपका जो है टेक्निकल एरर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर है और पूरी दुनिया में है, क्योंकि बोइंग 887 ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के, आप सोचिए कि अगर 40 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो बोइंग 787 का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जान इतनी सस्ती है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, या फिर ये हमारी शंका ही बेजा है? विपिन साहब जी, ब्रजेश जी, बड़ा आपका सवाल अहमियत रखता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेड्स मस्ट रोल और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और यहां पर जिनकी भी जो भी दोषी पाए जाएं, और एक तो फास्ट ट्रैक होना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ मिलना चाहिए, और साथ में बाकी लोगों को भी, जो बाकी विमान यात्री हैं, जो विमान उड़ान बढ़ेंगे तो वो भी 10 बारी सोचेंगे, 10 मरतबा कि ये क्या सेफ है, क्या अब यहाँ पर इसमें उड़ान भरें तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सुरक्षित पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन। तो पहली बात तो अकाउंटेबिलिटी और यहाँ पर कार्रवाई। दूसरी बात है, देखिए एक आम आदमी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम आदमी सोचेगा जब सुनीता विलियम्स वहां पर भी बोइंग स्टार लाइनर में थोड़ा टेक्निकल स्नैग आया था, उसके बाद सुरक्षित तरीके से जो उनके बाकी को पैसेंजर से उनको सबको नीचे उतार दिया गया अपना स्पेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में। तो ये यहां पर ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई, टेक्निकल स्नैग आ गया कि आप वो सुरक्षा के जो कदम उठाने थे उसमें चूक हो गई? तो ये क्या सवाल बनेगा नहीं? क्योंकि विपिन साहब ये तो क्रेडिबिलिटी का सवाल भी है ना। आप सोचिए 53 ब्रिटिश के नागरिक इसमें मारे गए, 7 पुर्तगाली मारे गए, 1 कनाडियन मारे गए, और सबसे बड़ी बात है जब अगर आप इंडिया की बात आती है तो इंडिया में क्या आता है? एयर इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया के एविएशन में आप कुछ गुडविल ढूंढते हो या क्रेडिबिलिटी ढूंढते हो तो एयर इंडिया के साथ जाते हो। अगर एयर इंडिया के विमान ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी इंटरनेशनल जो गुडविल क्या बची? तो ये भी तो एक सवाल है, इसके लिए भी तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा ताकि क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। ब्रजेश जी, इसी का बड़ा सरल सा उत्तर है। देखिए मैं थोड़ा कड़वा सच बोलने जाता हूं, हकीकत है, ये वक्त है कि हम लोग बिल्कुल जो हकीकत है उसको सामने लेके आए। देखिए क्या होता है कि आप कॉस्मेटिक टच तो कर सकते हैं, आप लोग बोले कि हाँ अब एयर इंडिया का बढ़िया हो गया सब कुछ, हम लोग आशावादी लोग हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन क्या जांच का विषय नहीं है इस समय कि यहाँ पर कि क्या कोई पीआर मशीनरी लगी हुई है कि वो एकाएक बोले कि हाँ बिल्कुल अब ऑल इज वेल, और जो बाकी जो खामी है, टेक्निकल स्नैक्स है, उनको आप बिल्कुल दबा दें? तो ये मुझे लगता है सोच उस दिशा में जाने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप हाइपोथेटिकली मान के चले कि 10 विमान यात्रियों की भी अगर मौत होती तो भी एक त्रासदी होती बहुत बड़ी, यहाँ पर जांच का विषय बनता। तो ये तो 200 पार
इतने ज्यादा लोगों ने 240 के ज्यादा ऊपर लोगों ने अगर अपनी जान गंवाई है तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा बन जाता है अपनी हमारे देश की छवि एक तरफ और साथ साथ कि यहाँ पर जितने यात्रा कर रहे थे वो लोग भी 10 बार ही सोचेंगे जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं तो वो लोग कई बार सोचेंगे कि यहाँ पर अब क्या हम लोग सेफ है हमारे को यहाँ पर उड़ान भरना। तो ये मुझे लगता है इन सब चीजों पे अगर अटकलें पर विराम लगाना है तो यहाँ पर कोई नजीर पेश करने की आवश्यकता है। नाउ और नेवर, इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। बिल्कुल बिपिन जी, ये बड़ी वाजिब सी बात है कि देखिए बार बार चीजें, देखिए एक बार गलती हो तो उसे गलती कहा जाता है, वही गलती जब बार बार दोहराई जाए तो वो बेवकूफी भी काउंट होती है। ममदानी साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, आपने जिक्र किया जैसे शुरुआत में कि चलिए जी एक सेकेंड ना, उससे पहले मैं रोकना चाहूंगी बिपिन जी और ममदानी साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन कुछ सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा दे। देखिए आज ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, एक बड़ा नाम, और शायद उम्मीद नहीं थी कि अपनी बेटी से मिलने जाएंगे और उससे पहले ही इस तरह की जो घटना है वो घट जाएगी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के घर से सीधी तस्वीरें। विजय रूपाणी की तस्वीर है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह अर्चना कि गुजरात में जो बिल्डअप गुजरात है उसमें विजय रूपाणी की बड़ी भूमिका रही है। विजय रूपाणी के लिए कहा जाता है कि विजय रूपाणी बहुत ही डेडिकेटेड और ऑनेस्ट पॉलिटिशियन के तौर पर जो है उनकी गुजरात में पहचान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुजरात में सबसे लंबा कार्यकाल, जिन्होंने 5 साल 37 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2016 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो है 2016 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2021 में उन्होंने जो है पद से इस्तीफा दिया। अब इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ी बात यह कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ पॉलिटिक्स के लिए वो जाने जाते हैं। आज विजय रूपाणी हमारे बीच में नहीं है। अभी चूंकि ऑफिशियल कंफर्म हुआ है कि वो नहीं रहे, जो है ये अपने आप में बेहद दुखद है। ऐसे में अब देखिए कुछ बयान प्रतिक्रिया भी आ रही, जरा वो भी सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। 10-12 दिन हमारे साथ बैठ के लुधियाना में लगातार उनका मार्गदर्शन मिल रहा था, हमें उनके साथ सारी बात हो रही थी, हम सारी बातें कर रहे थे और सारे इलेक्शन की कैंपेन कैसे चलनी है, क्या क्या करना है, सारा कुछ प्लानिंग करके अभी 2 दिन पहले यहाँ से उनका जाना हुआ। और ये बात सुन के एकदम यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी आत्मीयता सी, इतना उनका मिलवर्तन अच्छा था, इतना प्यार और सत्कार देते थे। छोटे वर्कर से लेकर बड़े नेता तक को बड़े प्यार और साफ एक उसके साथ मिलते थे आत्मीयता से कि उसको अपना बना लेते थे और कभी भी किसी छोटे से छोटे वर्कर को भी वो अपने से दूर नहीं होने देते थे। उनका तजुर्बा इतना था कि उन्होंने छोटे लेवल से काम किया, गुजरात के मुख्यमंत्री तक बने और पंजाब के प्रभारी थे, तो उनको पता था कि आम जनता की क्या ज़रूरतें हैं। एक कार्यकर्ता जो पार्टी में काम कर रहा है उसको क्या बात, कब, किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, कैसे उससे काम करवाना है, किस ढंग से उसको सारी प्लानिंग देनी है, कैसे उसने जनता में जाना है, हर चीज़ को बड़े। ममदानी साहब देखिए, इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देखिए एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, तो वो तमाम चीजें होने के बाद भी घटनाएं घट जाती। मैं शुरुआत में भी इसका जिक्र कर रही थी, लेकिन ममदानी साहब मैं वापस आऊंगी आपके पहले जवाब पर जो आपने दिया, जब आपने जिक्र किया था कि देखिए 787 की हम बात कर रहे थे, वो एक बड़ी समस्या रही। ब्रजेश जी ने भी इस बात को दोहराया। लेकिन ममदानी साहब अब सवाल ये, घटनाएं घटती हैं लेकिन उन घटनाओं से हम कोई लेसन नहीं लेते हैं, तो इसको आप अंत में निष्कर्ष के तौर पर क्या देखेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है ऐसी घटनाओं का? देखिए, जिस तरीके से ब्रजेश जी ने कहा कि बोफर्स घोटाला हुआ, ताबूत घोटाला हुआ, वहां पर सरकारें चली गई जी, या कई ऐसे बड़े घोटाले हैं जिसमें मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था जिसके अंदर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जो है शिवराज पाटिल वो रिजाइन करना पड़ा था, और पाटिल और विलासराव देशमुख। उस वक्त सरकार के ऊपर दबाव था और सरकार ये मानती थी कि उनसे चूक हुई। आज देश भर के अंदर इतने मामले सामने आए हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली हो, कुंभ हो, ऐसे मैं कई हादसे और कई चीजें बता सकता हूं, लेकिन सरकार ट्रेन हादसों के अंदर भी जिम्मेदारी नहीं लेती।
वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। पता नहीं उनको लगता है कि ये सारी चीजें उनके जिम्मे में आती नहीं है। जी। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ, जो लोकल ट्रेन हादसा, जिसके अंदर काफी लोगों की मौत हो गई, यात्रियों की, जिसको लेकर के अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर ये है कि जिम्मेदारी तय कोई नहीं करता है किसी भी मामले के अंदर हो, अब तक कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है। और आज जो ये मामला और ये हुआ बड़ा सवाल है जिसके अंदर- ममदानी साहब, अब माफी चाहूंगी क्योंकि कुछ ताजा तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। मैं आपके जवाब को पूरा करूं उससे पहले कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे क्योंकि इसी हादसे से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हैं। तस्वीरें वो जब टेक ऑफ किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो तमाम तस्वीरें भी आप जो धीरे धीरे सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं आपको दिखा रखे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस रेड स्क्वायर के अंदर आपको समझ में आएगा कि विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद कैसे धीरे धीरे जो विमान है वो नीचे की तरफ आता गया और कुछ ही सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। ब्रिजेश जी ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और शायद ही किसी को अंदाजा होगा। तस्वीर अपने आप में अर्चना बता रही है कि आखिर हुआ क्या है। देखिए 787 में डबल इंजन है और बेहद ही पावरफुल ये जो है प्लेन है, लेकिन जिस तरीके से इसने पहले टेक ऑफ किया बहुत ज्यादा, आप देखिए इसकी भी दूरी है, कुल 647 मीटर की हाइट ले पाया था ये। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से उड़ान ही नहीं भर पाया था और अचानक या तो उसका इंजन फेल हुआ या उसका प्रेशर से ऊपर उड़ान भरता है वो उसका कहीं कोलैप्स कर गया और उसके बाद वो वहीं पर जाकर के गिर गया। यानी कि वो केवल बॉर्डर भी पार नहीं कर पाया। 3 किलोमीटर का रनवे था और वो 3 किलोमीटर का रनवे के लास्ट छोर तक पहुंच पाया। तो 3 किलोमीटर रनवे तो आपको स्पीड अप करने के लिए ही लगता है, उसका टेक करता और वो टेकअप करते ही सीधे हो गया 30 सेकंड के अंदर। तो अब आप सोचिए, इसका मतलब बड़ा टेक्निकल मैन्युफैक्चरर तो नहीं कहूंगा पर टेक्निकल एक फेलियर जरूर था। और यही एक जांच की बात है कि जब दो इंजन थे, अगर एक फेल हो गया था तो दूसरा क्यों नहीं आया। दूसरे में जो है उसको, अब ये ब्लैक बॉक्स से हो सकता है इसका कुछ खुलासा हो पाए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हमदानी साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस तरीके से ये अभी हमने देखा, ये सीसीटीवी जो अभी कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, अचानक वो टेक ऑफ लेता है और आपने देखा कि सीधे वो नीचे आ जाता है, जिस तरीके से विजय जी ने कहा। बोइंग की अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर के अंदर 6000 से के आसपास जो है बोइंग हादसे हुए हैं पूरी दुनिया भर के अंदर पिछले कई सालों के अंदर। लेकिन अब तक ना अमेरिका ने उस पर कोई कंपनी पे एक्शन लिया है, ना दुनिया की किसी कंपनी ने। शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ताकतवर देश होने के चलते लोग बोलने से डरते हैं या पता नहीं क्या है। उन सारी चीजों को लेकर के लगातार वो जो खामोशी है वो हादसों में तब्दील होती जाती है। और हाल फिलहाल में जो हमारे यहाँ चल रहा है वो एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है ट्रेजेडी को एंटरटेनमेंट का हमने नाम दे दिया है, जिसको लेकर के चुनौतियां दुनिया के अंदर जो भी होती है वो हम ट्रेजेडी को एक एंटरटेनमेंट की तरफ भारत के अंदर खास तौर पर देखते हैं, जिसको लेकर के सवाल करना भी गुनाह है। अगर हम सवाल कर दे तो वो देशद्रोह के कतार में आ जाता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के, हालांकि अभी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा ममदानी साहब, एक बात और ममदानी साहब, अगर इसको थोड़ा सा, चूंकि समय भी हम लोग पास कम है, अगर इसको थोड़ा सा, ये केवल आपको टेक्निकल एरर नजर आता है या इसके पीछे कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई और दूसरा एंगल तो नहीं देखते? कॉन्स्पिरेसी कहना ये गलत होगा, ये टेक्निकल एरर ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं फिर उन चीजों को दोहराऊंगा कि कोई भी फ्लाइट जब किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड होती है, जो टेक्निकल टीम होती है वो लगातार उन चीजों की पूरी तरीके से जांच करती है, वो चाहे टायर्स की हो चाहे इंजन की हो। जब वो उनको ये लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद में उसको अनुमति दी जाती है। पिछले दिनों इंडिगो का भी इस तरीके का एक मामला सामने आया था। लेकिन अगर मैं खास करके बोइंग की बात करता हूं तो बोइंग के हादसे दुनिया भर के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खुद उनके ही अपने इंजीनियर्स ने ये माना था कि बोइंग के अंदर बहुत खामियां हैं। हालांकि 50 साल की उम्र बताई जाती है उसकी, लेकिन उस इंजीनियर का ये दावा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके हादसे बढ़ते जाएंगे। अब अगर हम 2012 से लेकर 2025 की बात करें, यानी कि एक तिहाई की अगर बात करें, तो उतनी उम्र हो चुकी है जिसको लेकर किस तरह के हादसे सामने आए। और दुनिया भर के अंदर आप देखिए कि बोइंग के हादसे तकरीबन 6000 के आसपास दुनिया भर के अंदर हुए, जिसमें हजारों लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। और अब ये फिर सवाल आता है कि यहाँ जो अनुमति दी गई थी, टेक ऑफ होता है
और उसके 120 सेकंड के अंदर 240 जाने चली जाती है, यानी कि सिर्फ 120 सेकंड मैक्सिमम। आप देखिए ये बिल्कुल जो फ्लाइट हमको दिख रही है सीसीटीवी से, वो 220 सेकंड की भी नहीं है, उससे कम की दिख रही है। यानी कि उस दौरान इन परिवार के जो लोग जो छोड़ने आए होंगे, और हम खासकर हम लोग भी जब फ्लाइट में बैठते हैं तो कई बार हमने देखा है कि रनवे पर जब फ्लाइट आता है तब तक हम अपने परिवार के लोगों से बात करते रहते हैं, कोई चीजें याद आती है तो उनको संदेश देते हैं, बताते रहते हैं। उन परिवारों पे क्या गुजरी होगी ब्रिजेश जी, जो कुछ सेकंड्स तक बात कर रहे थे, अब वो वहां से निकल रहे होंगे और उनको जब पता लगा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया है उनके जीवन में, वो व्यक्ति, वो कीमती इंसान मौजूद नहीं रहा है। आप उसका अंदाजा करिए। ममदानी साहब, बहुत गहरी बात कर रहे थे। ममदानी साहब, बहुत गहरी बात आपने कही, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रखे हैं और सुनते ही और उसको इमेजिन करते ही गूज़बम्स आते हैं कि जो फैमिली अभी तो वो घर की तरफ वापस लौटी भी नहीं उन्हें सी ऑफ करके, और इस तरह का हादसा हो जाता है। ये 2 से 3 मिनट, मतलब शायद किसी की जिन भी परिवार वालों ने अपनों को खोया, ये 2 से 3 मिनट उनकी जिंदगी से शायद ही कभी गायब हो, या वो इसको भूल पाए। आप पूरा वीडियो देख पाते हैं ना, वो उस वीडियो के अंदर आप देखिए 30 सेकंड का भी वो वीडियो नहीं है। यस, मतलब वो 30 सेकंड मतलब कितने भारी होंगे। और विजय रूपाणी जी का जाना बहुत दुखद है, लेकिन मैं आपको बता दूं विजय रूपाणी जी के साथ के अंदर जितने लोग हैं, उनके भी अपनी परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत, बहुत बड़ा दर्जा उन फैमिली के अंदर सबका था। ये दुख सभी का, चाहे वो विजय रूपाणी जी परिवार हो या देश के हर। ममदानी साहब, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन ये आपका जो जवाब है वो बहुत महत्वपूर्ण और हर किसी के लिए, आज सब देशवासियों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को खोया उनके लिए भी। लेकिन अंत में सवाल यही कि आखिर अगर चूक हुई है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक नजीर पेश करनी होगी कि इन घटनाओं पर विराम लग सके। बात में दम है, मैं फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार। करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी, बस साथ रख जो शुद्ध है, शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। हे डिंकी चका, हे डिंकी चका, पेट दफा, रोग दफा, अरे डिंकी चका सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा, अरे डिंकी चका। सर ये क्या कर रहे हो? अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अखा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है, और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है।
बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक्स, करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की लेगेसी, 100% क्वालिटी व 100% चैरिटी अर्थ से परमार्थ एकमात्र हमारा ध्येय है। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करके हमने भारत माता की सेवा की है। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। प्रचंड गर्मी से पूरे परिवार को बचाएं। पतंजलि गुलाब शरबत, बेल शरबत, आम पना आदि ठंडाई व चना सत्व आदि देसी उपाय अपनाएं। फ्रूट ड्रिंक,